हेलो टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज का जो ये सेशन जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ ये है क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए, और टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है वो है फ्रिक्शन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम टॉपिक पे आते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रिक्शन के बारे में सभी लोग बात करते हैं और जूनियर क्लासेस में भी फ्रिक्शन के बारे में आपको बताया गया है। कैसे डिफाइन करते हैं? फ्रिक्शन इज दैट फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। जब मोशन हो रहा होता है, रिलेटिव मोशन किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली सरफेसेस के कांटेक्ट में आने से एक फोर्स आ जाता है, और वो फोर्स जो है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है। यानी फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक बॉल लिया, उस बॉल को आपने रोल किया, वो बॉल रोल करते 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 जाएगी कुछ दूर और फिर रुक जाएगी। एम आई राइट? आप साइकिल चला रहे हो, आपने पेडलिंग बंद कर दी, साइकिल कुछ दूर जाती है और फिर रुक जाती है। आप कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, आपने इंजन ऑफ कर दिया, बाइक कुछ दूर जाती है और फिर रुक जाती है। अपने टेबल पे, अपने बेंच पे एक बुक ले लो, बुक को ऐसे हल्का सा स्लाइड पुश कर दो, थोड़ी दूर जाएगी फिर रुक जाएगी। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज अ फोर्स इज एक्टिंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एक फोर्स है जो उस मोशन को रोकने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो बॉल का केस हो, चाहे वो बाइक का केस हो, चाहे वो बुक का केस हो। बुक की सरफेस और जो जिस टेबल पे आपने रखा है, उन दोनों के सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में, और कांटेक्ट में आते ही एक फोर्स आ जाता है जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। जूनियर क्लासेस में ये सारी बातें बताई गई है ना। देन फ्रिक्शन फोर्स तीन तरह का होता है: स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन, राइट। तो हम बात करेंगे, सभी लोग पढ़ाते हैं, सभी लोग बताते हैं, लेकिन कभी किसी ने ये पूछा, कभी किसी ने ये सोचा कि फ्रिक्शन क्यों हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स के होने का कारण क्या है? सोचा कभी इसके ऊपर? अगर हम इस पे थोड़ा सा सोचें तो हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं? तो हमें ये जानने को मिलता है कि फिजिक्स इसको एक्सप्लेन करती है, फ्रिक्शन को, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। और फिजिक्स में आपके फिजिक्स कई टाइम से चली आ रही है, तो क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में काफ़ी अंतर है। बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, चेंजेस होते हैं लॉज में, थ्योरम्स में, क्योंकि जो पहले चीज़ें बनाई गई थी वो तब के साइंटिस्ट और उन लोगों की सोच थी, फिर बाद में उसको किसी ने प्रूव कर दिया। जैसा बहुत देखते हैं हम केमिस्ट्री में कि किसी ने पहले कोई मॉडल ले आया, एटम का ही ले लें एग्जांपल, बाद में उसको फिर ठीक किया गया, किसी और ने दूसरा एटॉमिक मॉडल ले आया, है ना, रदरफोर्ड मॉडल, नील बोर मॉडल। तो इस तरह से अलग अलग जो है चेंजेस आते हैं जैसे जैसे इन्वेंशंस और डिस्कवरीज होती जाती हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग फ्रिक्शन फोर्स क्यों डेवलप होता है? इसका जवाब क्या है कि भाई जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है तो उनके सरफेसेस जो हैं वो स्मूथ नहीं होते हैं, उनकी सरफेस पे रफनेस होती है, और वो सरफेस की रफनेस उनको आगे बढ़ने से रोकती है। वो सरफेस की रफनेस उनको आगे बढ़ने से रोकती है। तो मतलब एक काइंड ऑफ इंटरलॉकिंग हो जाती है उनकी, और ये इंटरलॉकिंग जो है इस ऑब्जेक्ट को या इस ऑब्जेक्ट को इस सरफेस पे मूव करने से रोकता है, और उसी को हम
उसको हम फ्रिक्शन का कारण बताते हैं। बट दिस वॉज एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है। कोई भी सरफेस ले लो, सरफेसेस रफ होती, बट ये एग्जैक्ट कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये कारण है तो इसके हिसाब से तो एरिया जितनी बढ़ेगी उतना फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता चला जाएगा। बट फ्रिक्शन फोर्स का एरिया से कोई लेना देना नहीं है। एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, पाया गया है, डेटाज बताते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स का कांटेक्ट एरिया से कोई रिलेशन नहीं। तो यानी ये क्या है? ये क्लासिकल मॉडल ऑफ जो क्लासिकल फिजिक्स है उसका ड्रॉबैक है कि फ्रिक्शनल फोर्स हैज नो रिलेशन विद द कांटेक्ट एरिया। तो जब कांटेक्ट एरिया से कोई रिलेशन ही नहीं है तो फिर यहां पे ये कैसे? तो मॉडर्न फिजिक्स कैसे एक्सप्लेन करती है फ्रिक्शन को? मॉडर्न फिजिक्स ये कहती है कि जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में आते हैं, जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में आते हैं तो माना ये ऑब्जेक्ट है और ये आपकी सरफेस। तो एक्चुअल में जो कांटेक्ट एरिया हमको लगता है कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट का सरफेस हमारे ऑब्जेक्ट की सरफेस, हमारे जिस पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है उसके सरफेस के कांटेक्ट में है, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यही इर्रेगुलरिटीज जो हैं वो इनको टोटली कांटेक्ट में आने से रोकती, और वो इर्रेगुलरिटीज जो हैं वो आमने सामने पड़ जाती हैं। आमने सामने पड़ जाने से जो एक्चुअल कांटेक्ट एरिया है वो काफी कम होती है अपरेंट कांटेक्ट एरिया के। तो होता क्या है कि ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखा हुआ है, हमें लग रहा है कि पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो सरफेस के टच में, बट ऐसा नहीं है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब देखा जाता है तो दोनों में सरफेसेस पे इर्रेगुलरिटीज, और वो इर्रेगुलरिटीज आमने सामने पड़ जा रहे हैं। उससे जो कांटेक्ट है वो कांटेक्ट एरिया क्या है? कम है। एक्चुअल कांटेक्ट एरिया कम है, जो हमको फील हो रहा है उससे कम है। और खास बात, इन पॉइंट्स पे, इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे इमेंस प्रेशर क्रिएट होता है। इन पर्टिकुलर पॉइंट पे इमेंस प्रेशर क्रिएट होता है, बिकॉज दीज आर microscopic level that we are talking about. So these areas are very small, and a weight force divided by such a small area will create an immense pressure, and this pressure causes a cold weld situation. कोल्ड वेल्ड सिचुएशन इसको कहते हैं। वेल्डिंग आपने देखा ना, तो वेल्डिंग में क्या करते हैं? हीट एनर्जी की मदद से वेल्डिंग रॉड को लेते हैं और दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ देते हैं। उनको जब हीट किया जाता है तो वो मेल्ट करके जो है एक दूसरे में फ्यूज कर जाते हैं वेल्डिंग। तो यहाँ पे कोल्ड वेल्ड सिचुएशन आ रही है, यहाँ पे हम हीट नहीं कहीं यूज कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली ड्यू टू द इमेंस प्रेशर, जो उस ऑब्जेक्ट का वेट है
वो इन पॉइंट्स पे जब अप्लाई हो रहा है तो इन पॉइंट्स को आपस में एक दूसरे से जोड़ दे रहा है, एक दूसरे से ये एक बॉन्ड बना ले रहे हैं, और इसको अधेसिव फोर्स के नाम से भी जानते हैं। अधेसिव फोर्स, अधेसिव फोर्स। तो ये अधेसिव फोर्स और ये प्रेशर वहां पे कोल्ड वेल्ट सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, जिसके वजह से ये आपस में जुड़ जा रहे हैं। अब अगर इस ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर से आगे बढ़ाना है तो इस बॉन्ड को तोड़ते हुए उसको आगे बढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए आपको फोर्स जो लगाते हो उसका कुछ पार्ट इस चीज में खर्च हो जाता है, और वो फिर जो है फ्रिक्शन के फॉर्म में हमको फील होता है। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। और यहां पे कांटेक्ट एरिया से कोई लेना देना नहीं है। आप जैसे जैसे कांटेक्ट एरिया बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे फोर्स आपका डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाएगा। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स बढ़ने या घटने का सवाल ही नहीं है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कांस्टेंट रहेगी। कांटेक्ट एरिया बढ़ेगी तो लोड उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा, और फ्रिक्शनल फोर्स जो भी जनरेट होगी वो कांस्टेंट रहेगी। तो ये एडवांटेज है मॉडर्न एक्सप्लेनेशन जो है फ्रिक्शन के बारे में उसका ओवर द क्लासिकल एक्सप्लेनेशन, राइट। अब देखते हैं कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को एक सरफेस पे रखते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है और कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं वहां पे, है ना। आप लोगों ने FBD पढ़ रखा होगा, फ्री बॉडी डायग्राम। बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, अभी तो मैं नया आया हूँ, तो फिर भी आई विल ट्राई टू सून अपलोड माई वीडियोज ऑन FBD। बट FBD आपने किसी बुक में या किसी वीडियो लेक्चर में जरूर देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। तो हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस को एनालाइज कर सकते हैं। तो लेट अस सी, जब एक ब्लॉक को हम एक सरफेस पे रख देते हैं तो होता क्या है। एक ब्लॉक लिया, उसको एक सरफेस पे रख दिया, तो आप बताइए कि कौन कौन से फोर्सेस यहां पे काम करेंगे। कौन सा फोर्स यहां पे काम कर रहा है? करेक्ट, यहां पे इस ब्लॉक का वेट इसको कहां ले जाना चाहेगा? नीचे ले जाना चाहेगा। इस ब्लॉक का वेट इसको कहां ले जाना चाहेगा? नीचे ले जाना चाहेगा। तो इसके सेंटर ऑफ मास से हम इसके वेट को डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द अर्थ दिखा देंगे, बिकॉज वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, हम जानते हैं, विच इज इक्वल्स टू mg। तो W वेट इज इक्वल्स टू mg, है ना। 9th क्लास में बताई गई बात, जूनियर क्लासेस में। W इज इक्वल्स टू mg, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब आपका मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो एक फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, और वो वेट इस ब्लॉक को नीचे ले जाना चाहेगा। तो इस ब्लॉक का मास अगर m मान ले तो mg फोर्स से ये नीचे जाना चाहेगा, और ये सरफेस इस फोर्स के बदले उस पे क्या लगाएगी? एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी। इस फोर्स के बदले उस पे क्या लगेगा? सरफेस से उसको एक रिएक्शन फोर्स मिलेगा। दोनों एक ही जगह दिखा सकते थे, सेम लाइन ऑफ एक्शन रख सकते थे, बट थोड़ा सा गैपिंग रखा मैंने, क्योंकि अभी आगे के केसेस में जब हम देखेंगे तो बेटर समझ पाएंगे कि कैसे फोर्सेस इस पे काम कर रही हैं। तो अभी इस सिचुएशन में क्या है? R इज इक्वल्स टू mg, रिएक्शन फोर्स mg के बराबर है। दोनों एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं? बैलेंस कर दे रहे हैं या कैंसल आउट कर दे रहे हैं। तो ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन में है, इस ब्लॉक में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, ठीक है। आगे देखते हैं सेकंड सिचुएशन। ब्लॉक हमारा वही है, सरफेस हमारी वही है,
वेट इसका लगेगा डाउनवर्ड्स, रिएक्शन फोर्स इसको मिलेगी अपवर्ड्स। अब हमने एक फोर्स F लगाना शुरू कर दिया, हमने एक फोर्स F लगाना शुरू कर दिया। अब ये फोर्स F के कारण ये R mg को मैनेज कर रहा है, ये फोर्स F के कारण ये ब्लॉक आगे मूव करना चाहेगा, बट एक और फोर्स यहां पे आ जाएगा एक्शन में जिसको हम कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स, और वो जिस फोर्स की वजह से मोशन इसमें हो सकता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स तो है ही ऐसा भाई, उल्टा है वो, जो कहो उसका उल्टा करता है, तो आजकल के लड़कों जैसा। तो फ्रिक्शन लग रहा लेफ्ट में और फोर्स हम लगा रहे राइट। अब अगर मान लो हमने फोर्स जो है वो बहुत कम लगाया, बहुत कम मतलब हमने एक चींटी से कहा कि तुम इसको खींचो, तो चींटी ने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, बट ये ब्लॉक हिला नहीं। क्यों? क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स को भी ओवरकम नहीं कर पा रहा, फ्रिक्शन फोर्स को भी ओवरकम नहीं कर पा रहा। तो जब ये फोर्स 2 न्यूटन का लगा रहा तो फ्रिक्शन भी लग रहा 2 न्यूटन का, फ्रिक्शन लग रहा है इधर 2 न्यूटन का, क्योंकि चीजें क्या है इक्विलिब्रियम में, ना ये उधर जा रहा ना ये इधर आ रहा, ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, तो ये तो इसको मैनेज कर रहा है, ये मैनेज हो रहा है इससे, तो जितना यहां लग रहा फोर्स उतना ही लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, जितना लग रहा है यहाँ पे फोर्स उतना ही लग रहा है यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स। और अभी के स्टेट में जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, Fs, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो Fs की वैल्यू है 2 न्यूटन। ठीक है भाई, हमने कहा चींटी तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम चली जाओ, चींटी चली गई। हमने एक चूहे को बुलाया, और हमने उससे कहा कि भाई तुम इस ब्लॉक को खींचो। उसने फोर्स लगाया 4 न्यूटन का, और तब भी ब्लॉक जो है वो मूव नहीं किया। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फिर किसके बराबर है? इसका मतलब फोर्स अप्लाइड के बराबर है। तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है? 4 न्यूटन। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो वेरिएबल होता है, बदलता रहता है। समझ में आ रहा है? यहां से स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो बदलता रहता है, अप्लाइड फोर्स के हिसाब से वो चेंज हो रहा है। लेकिन एक सिचुएशन आएगी जब वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, और उससे ज्यादा फिर अगर फोर्स लगा दिया तो ब्लॉक क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। यानी इट इज जस्ट अबाउट टू मूव, टेंड टू मूव, बट मूव नहीं कर रहा है। तो Fs उस सिचुएशन में जिस लेवल पे होता है उसको हम Fs मैक्स कहते हैं। खैर अभी हम लोग देखते हैं। तो यहां पे हो क्या रहा है कि जब फोर्स F लग रहा है, जब फोर्स F लग रहा है तो अब ये फ्रिक्शन फोर्स और ये नॉर्मल रिएक्शन, अगर आप mg और F को भूल जाओ तो ये दोनों जो हैं वो मिल करके एक फोर्स को डेवलप करेंगे। और अगर उस फोर्स को हम कह दें P फोर्स, एक फोर्स P लग रहा है ब्लॉक जो इनके रिजल्टेंट से बन रहा है, क्योंकि हमने वेक्टर्स पढ़ रखा है, वेक्टर्स पे भी वीडियोस बनाएंगे, जल्द अपलोड करेंगे।
क्योंकि काफ़ी टाइम बीत चुका है और कोर्स भी कवर करना है, तो फ्रिक्शन से ही मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन और ये रिएक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और ये रिएक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन और रिएक्शन दोनों के वजह से एक फोर्स P एक्ट कर रहा है इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन, जो कि रिएक्शन से एंगल बना रहा है थीटा का, रिएक्शन से एंगल बना रहा है थीटा का। तो जब ये फोर्स नहीं था तो फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं था, तो उस सिचुएशन में ये P ही R का काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही इस पे F फोर्स लगा, उसकी वजह से Fs डेवलप हुआ, P जो है वो इंक्लाइंड हो गया, P जो है वो इंक्लाइंड हो गया नॉर्मल रिएक्शन से, है ना, ऐसे कह सकते हो। या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये जो P फोर्स अब आ रहा है, ये जो P फोर्स आ रहा है जो कि इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा का, तो इस P फोर्स के दो कंपोनेंट्स करेंगे, अगर इस P फोर्स के दो कंपोनेंट्स करेंगे तो एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि यहाँ पे इसके साथ परपेंडिकुलर टू द सरफेस वाला काम जो है वो हॉरिजॉन्टल की तरह बिहेव कर रहा है, और जो इस सरफेस पे जा रहा है वो वर्टिकल का काम कर रहा है। तो यानी R जो है वो P cos थीटा है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो cos थीटा में मल्टीपल होता है। P जो है वो P cos थीटा ब्रेक हो जाएगा, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट P cos थीटा बनेगा, और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो P sin थीटा बनेगा। तो यानी इनडायरेक्टली आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो नेट P फोर्स डेवलप हो रहा था वो ब्रेक हो रहा है दो पार्ट्स में, तो उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो है P cos थीटा यानी नॉर्मल रिएक्शन R, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो फ्रिक्शन के नाम से जाना जा रहा है Fs। भी तो फिलहाल ब्लॉक रेस्ट में ही है, तो Fs। अब क्या होगा, ये थीटा आपने फोर्स, जैसे चींटी का केस था 2 न्यूटन लगा रहा था तो वो P जो है वो इंक्लाइंड हो जाएगा, लेकिन जैसे ही फोर्स बढ़ा दिया, हमने चूहा लिया है 4 न्यूटन हो गया, तो ये इंक्लिनेशन और इधर की तरफ बढ़ जाएगा, तो ये थीटा जो है वो इंक्रीज कर जा रहा है। तो अगर हम थीटा को थीटा S कह दें तो अब ये, हाँ तो सॉरी ये ब्रेक हो गया था बीच में, तो थीटा यानी फोर्स हमने बढ़ा दिया तो ये P का इंक्लिनेशन और बढ़ जा रहा है, P का इंक्लिनेशन और बढ़ जा रहा है, तो इनके बीच का एंगल जो थीटा S है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसके इंक्रीज होने से क्या होगा, थीटा से डायरेक्टली रिलेटेड होता है साइन थीटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी थीटा बढ़ाओगे तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हो 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2 और बढ़ी, साइन 60 डिग्री √3/2 और बढ़ी, साइन 90 डिग्री 1 मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गया। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है साइन की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। समझ रहे बात को? तो यहां पे जब ये फोर्स बढ़ रहा है तो एक पॉइंट आ रहा था ना, जब ये F स्टैटिक फ्रिक्शन अपने किस पे हो रहा है, मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जा रहा है, ठीक है। इससे ज्यादा अगर फोर्स लगा दिया तो ब्लॉक मोशन में आ जाएगा, तो वहां पे अलग फ्रिक्शन, फिर वो काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाने लगेगा, और उसका अलग ही बात हम करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो Fs क्या हो गया है, Fs मैक्स बन गया है, और इसको कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी ये मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो
होना ही है मैक्सिमम वैल्यू। क्यों? क्योंकि P sin थीटा ही तो Fs को बना रहा है और sin थीटा मैक्सिमम वैल्यू पे है, तो P sin थीटा मैक्सिमम वैल्यू तो देगा ही, Fs तो मैक्स होगा ही। तो ये P का दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि नॉर्मल रिएक्शन का काम कर रहा, एक वर्टिकल कंपोनेंट जो स्टैटिक फ्रिक्शन का काम कर रहा। तो ये है स्टैटिक फ्रिक्शन की कहानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है और इसकी वैल्यूज क्यों अलग अलग आती हैं और एक पॉइंट पे आने पे मैक्सिमम हो जाती है, फिर उसके बाद नहीं बढ़ती है। तो ये सारी स्टोरी है इसके पीछे कि अगर 1 न्यूटन तो स्टैटिक फ्रिक्शन 1 न्यूटन, 2 न्यूटन तो स्टैटिक फ्रिक्शन 2 न्यूटन, 3 न्यूटन 4 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन 4 न्यूटन। एक पॉइंट आएगा, मान लो कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन फोर्स लगाया तो ये अपने मैक्सिमम वैल्यू पे है। उससे कम फोर्स लगाओगे तो ये उसके हिसाब से हो जाएगा, इसीलिए इसको सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। तो ये फोर्स अप्लाइड फोर्स के हिसाब से अपनी वैल्यूज को चेंज कर लेता है। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्लियर हो गया। अब यहीं पे लगे हाथ आप ये भी समझ लीजिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, राइट। तो आप यहां पे देख पा रहे हो कि एक P है, एक R है और mg है, F है। तो ये था डिस्कशन पार्ट। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो प्लीज हेडिंग दे दीजिएगा चैप्टर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में हम पहला जिसको डिस्कस कर रहे हैं वो है स्टैटिक फ्रिक्शन, हेडिंग कर लीजिएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन, स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन, स्टैटिक फ्रिक्शन को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, the force of friction which comes into play, the force of friction which comes into play when one body is about to move over the other। मतलब अभी उसने मोशन शुरू नहीं किया है, मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुई है, बट इट इज अबाउट टू मूव। तो बिफोर मूविंग, the force of friction which is applied on the object by the surface is called as the static friction। ये हो जाएगी उसकी डेफिनेशन। सेकेंड हेडिंग दीजिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की प्रॉपर्टीज क्या है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन की प्रॉपर्टीज में आप ये लिख सकते हो कि when block is in rest, that is no external force is applied, जब फोर्स नहीं लग रहा है तो P is equals to mg, P जो है वो mg के बराबर है, राइट। अब आता है सेकंड केस, जब एक्सटर्नल फोर्स F इस ब्लॉक पे काम करने लगा, एक्सटर्नल फोर्स F ब्लॉक पे काम करने लगा, तो फ्रिक्शन फोर्स भी डेवलप हो जाएगा। और फ्रिक्शन फोर्स जो स्टैटिक फ्रिक्शन के नाम से हम जिसको जान रहे हैं उस टाइम पर, स्टैटिक फ्रिक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्शन फोर्स के। जो रिएक्शन मिल रहा है ऑब्जेक्ट को सरफेस से उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट से उधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उस कांस्टेंट को कहा जाता है म्यू एस। उस कांस्टेंट को कहा जाता है म्यू एस। म्यू एस जिसको कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यानी म्यू एस जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उससे हम जब रिएक्शन फोर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकल आती है ना। तो ये तो था स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अभी क्या है, जब Fs जो है फोर्स लग रहा था, Fs जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं था, तो उस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि Fs जो है
वो लेस देन म्यू एस इंटू आर, लेस देन म्यू एस इंटू आर है उस पर्टिकुलर केस में जहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, जब ये फोर्स कम लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स भी कम डेवलप हो रहा है, तो उस केस में ये म्यू एस इंटू आर से लेस है। बट जैसे ही आपने फोर्स बढ़ा के एक मैक्सिमम लेवल पे ले गए, उससे ज्यादा फोर्स लगाने पे अब ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, तो ये Fs जो है वो इक्वल हो जाएगा म्यू एस इंटू आर के। तो यानी इसको कहा जा सकता है Fs मैक्स यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू आर। लिमिटिंग फ्रिक्शन की एक फॉर्मूले हो गए म्यू एस इंटू आर, राइट। तो ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेते हैं, काम आएगा हमारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। अब जब हम समझ गए कि Fs मैक्स यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्शन फोर्स के, और तो इससे लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जा रहा है म्यू एस इंटू आर। तो म्यू एस के लिए भी फॉर्मूला बना सकते हैं ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय रिएक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय रिएक्शन फोर्स। अब हम बढ़ रहे हैं चैप्टर में आगे, और अब हम बात करने वाले हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो उसी डायग्राम से हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहां पे P फोर्स एक लग रहा है जो क्रिएट हो रहा है ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, उसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स, और उसकी वजह से वेट एक्टिंग डाउनवर्ड और रिएक्शन फोर्स अपवर्ड, इन सब के वजह से एक P फोर्स डेवलप हो रहा है, या हम कहें तो रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के रिजल्टेंट से बन रहा है P फोर्स, है ना, P फोर्स एक्टिंग एट एन एंगल थीटा एस विद द नॉर्मल रिएक्शन। अब वेक्टर्स हमने पढ़ रखा है, वेक्टर्स हमने पढ़ रखा है, तो Fs के लिए ये वेक्टर है Fs मैक्स। तो Fs मैक्स को हम वेक्टर्स को किसी पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे रख सकते हैं, कंडीशन बीइंग उसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज होनी चाहिए। तो यहां पे आ गया अपना Fs मैक्स, Fs मैक्स। तो यहां से अपना एक ट्रायंगल बनता दिखाई दे रहा है, ये R रहा और ये रहा Fs मैक्स यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो ये हो गया P। इसमें यहां पे बन रहा है थीटा S, थीटा S अगर हमने वो एंगल ले लिया मैक्सिमम एंगल जिस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन है यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो यहां से ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे तो tan थीटा S कहता है, tan का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहां पे कौन काम कर रहा है, परपेंडिकुलर का नॉर्मल रिएक्शन Fs मैक्स दोनों में एंगल 90 डिग्री, तो Fs मैक्स जो है वो परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, तो Fs मैक्स अपॉन रिएक्शन फोर्स, और ये किसके बराबर है, tan थीटा S के। तो tan ऑफ एंगल इज इक्वल्स टू Fs मैक्स अपॉन R, ये आपका हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन, राइट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और Fs मैक्स अपॉन R प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि Fs मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो Fs मैक्स इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू R। तो यहां से म्यू एस क्या मिल रहा है, Fs मैक्स अपॉन R। तो बाय फर्स्ट एंड बाय सेकेंड, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या कह सकते हैं, यहां पे भी Fs मैक्स अपॉन R, यहां पे भी Fs मैक्स अपॉन R,
तो हम कह सकते हैं tan थीटा s इज इक्वल्स टू म्यू s। एक और फॉर्मूला बन गया, है कि नहीं? तो चीजें रिलेट करने से बनती हैं, तो रिलेट करना सीखो और कॉन्सेप्ट बनेगा तो मजा आएगा। तो वही अभी तक हमने बात की फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन क्यों होता है ये हमने डिस्कस किया, कितने प्रकार के होते हैं वो हमने डिस्कस किया, देन कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, खास तौर पे लिमिटिंग फ्रिक्शन वो डिस्कस किया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस किया। अब इसी सेटअप को लेके चलते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन पे रख देते हैं। तो अभी तक के जो अपने फॉर्मूले थे वो ये थे कि Fs max इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू आर, ठीक है। Fs max अपॉन आर इज इक्वल्स टू म्यू एस, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। और tan थीटा s इज इक्वल्स टू म्यू एस, ये तीन रिजल्ट्स पे हम पहुंचे। हम लेके चलते हैं अपने सेटअप को इंक्लाइंड प्लेन पे, जिसका एंगल मान लेते हैं फाई। हमने ब्लॉक को रख दिया, अब इंक्लाइंड प्लेन क्या है? इंक्लाइंड प्लेन ऐसा है कि जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, एक प्लेन लिया, इसको प्लेन मान लीजिए, और इसको आप टिल्ट कर रहे हो एक एंगल तक, और एक एंगल के बाद ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, इस पे स्लाइड करने लग रहा है, मूव करने लग रहा है। लेकिन एक एंगल है जब तक ये ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आ रहा है, तो वो एंगल क्या है? तो वो एंगल है एंगल ऑफ रिपोज, है ना, प्रपोज नहीं, रिपोज। आप लोगों को प्यार मोहब्बत की बातें ही ज़्यादा याद रहती। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है? तो इंक्लाइंड प्लेन में ये एंगल है फाई। ये रहा आपका ब्लॉक पे mg लग रहा डाउनवर्ड्स। अब mg के दो कंपोनेंट्स करेंगे वेक्टर की मदद से, तो यहां पे एंगल क्रिएट होगा फाई, ठीक है। और ये कंपोनेंट एंगल के साथ वाला, उसको कहा जाता है mg cos फाई, कॉस कंपोनेंट। और जो एंगल के से नहीं होता है, मतलब वर्टिकली हो जाता है, वो हो जाता है साइन कंपोनेंट। तो mg हमारा दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया, mg cos फाई, mg sin फाई। अब इस पे एक फोर्स लग रहा है F, और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है Fs, और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है Fs। तो ये है अपना इंक्लाइंड प्लेन जिसमें एंगल है फाई। इस पे हमने एक ब्लॉक रख दिया, ठीक है, जिसका वेट उसको नीचे ले जाएगा, यानी mg विल एक्ट डाउनवर्ड्स। अब इसके करेंगे दो कंपोनेंट्स, तो एक बनेगा कंपोनेंट विद द एंगल, उसको हम कहेंगे mg cos फाई, जो कि हमने वेक्टर्स में पढ़ रखा है, और एक बनेगा mg sin फाई, mg sin फाई। और ब्लॉक क्योंकि नीचे मूव करना चाहेगा, फ्रिक्शन फोर्स इस पे अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो यानी फ्रिक्शन फोर्स इस पे कैसे लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। प्लस और क्या इस पे काम कर रहा है, इस पे काम कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन। तो रिएक्शन जो फोर्स है, रिएक्शन फोर्स जो सरफेस इसको दे रही है ब्लॉक को, वो mg cos फाई को कैंसिल कर देगा।
mg cos फाई को कैंसिल कर देगा या उसके इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम ये कहें और जो Fs है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स वो mg sin फाई के बराबर होगा जब तक ये मूव नहीं कर रहा है, यानी जस्ट अबाउट उसके बाद मूव कर देगा मैक्सिमम वैल्यू। तो हम इक्वेशंस क्या लिख सकते हैं, Fs इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल, तो Fs इज इक्वल्स टू mg sin फाई, करेक्ट। और वर्टिकल इज इक्वल्स टू वर्टिकल, तो R इज इक्वल्स टू mg cos फाई, R इज इक्वल्स टू mg cos फाई। ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गई इक्वेशन सेकंड। आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट विद इक्वेशन सेकंड। तो राइट साइड लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा Fs अपॉन R, और Fs यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम वैल्यू पे है, लिमिटिंग फ्रिक्शन मान रहे क्योंकि जस्ट अबाउट मूव करने वाला है। तो Fs मैक्स अपॉन R, mg हो गया कैंसल, साइन फाई अपॉन कॉस फाई, और साइन फाई अपॉन कॉस फाई क्या हो जाएगा, टेन फाई बाई द ट्रिग्नोमेट्री, फाई कुछ ज्यादा ही बड़ा हो रहा है, तो टेन फाई। तो यहां से हमें क्या देखने को मिला कि टेन फाई इज इक्वल्स टू Fs मैक्स अपॉन R। क्या आया, टेन फाई इज इक्वल्स टू Fx मैक्स अपॉन R। Fs मैक्स अपॉन R तो हम पहले भी देख चुके हैं, Fs मैक्स अपॉन R इज इक्वल्स टू म्यू एस, या फिर म्यू एस इज इक्वल्स टू टेन थीटा एस। तो भाई इन दोनों से क्या समझ में आ रहा है कि म्यू एस इसके भी बराबर है, म्यू एस इसके भी बराबर है, तो a b के बराबर है, c b के बराबर है, तो a और c भी तो बराबर होंगे, यानी Fs मैक्स अपॉन R इज इक्वल्स टू टेन थीटा एस। प्लेन के केस में है ना, प्लेन के केस में, यहां इंक्लाइन प्लेन, तो वैल्यू तो लेकिन सेम है ना, बिल आ गया इस पे, वैल्यू तो सेम है। तो Fs मैक्स अपॉन R के बराबर टेन फाई, Fs मैक्स अपॉन R के बराबर टेन थीटा एस, दोनों को इक्वेट कर दिया। तो अगर इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर थर्ड एंड इक्वेशन नंबर फोर्थ, तो भाई कह सकते हैं कि बाई थर्ड एंड फोर्थ, अब कहानी समझ में आने लगी होगी। तो दोनों का Fs मैक्स अपॉन R कॉमन पॉइंट हो गया, तो टेन थीटा एस इज इक्वल्स टू टेन फाई, यानी टेन से टेन भी मैनेज हो जाएगा, यानी जो एंगल पे ये थीटा एस पे टेन वैल्यू देगा वही फाई वैल्यू पे ये टेन वैल्यू देगा, क्योंकि एंगल्स जब तक सेम नहीं होंगे तो टेन की वैल्यू सेम नहीं आएगी, तो इसका मतलब एंगल सेम है, थीटा एस इज इक्वल्स टू फाई। तो ये भी तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन पता चल गया कि जो प्लेन पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन बन रहा था वही इंक्लाइन प्लेन पे आके एंगल ऑफ रिपोज के नाम से जाने जाता है, बस नाम अलग है, चीज काफी फिल्मी बोल दिया, वैसे आ जाता है बीच बीच में, तो कोई बात नहीं। तो इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 5। तो अभी तक के डिस्कशंस में डेफिनेशंस आपको जो बताया वो आप लिख सकते हो, आपको बुक्स में मिल जाएंगी, SL अरोरा है, HC वर्मा है ना, बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं, डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी। कॉन्सेप्ट को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की अपने एंड पे, पूरा 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन 90% मैंने एफर्ट्स जो है वो लगाए हैं। और ये स्टोरी जो है वो फ्रिक्शन के ऊपर चल रही है। अभी ये स्टोरी चलती जाएगी और इस पे फिर लगेंगे न्यूमेरिकल्स। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, रेस्ट कल फिर मिलेंगे। टाटा, बाय बाय।